गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। आज हम पढ़ेंगे हिंदी वसंत का पाठ 6 जिसका नाम है भगवान के डाकिए। ठीक है, ये तो वैसे है बहुत ही आसान चैप्टर, इसमें बहुत कठिन शब्द नहीं है, 2-4 हैं। ठीक है, जिनको मैं बता दे रही हूँ। वैसे तो है बहुत महत्वपूर्ण, रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा ये लिखित है। ठीक है, इसमें आप देखिए कुछ शब्दार्थ हैं। जैसे पहला है बाँचना। बाँचना का अर्थ होता है पढ़ना। ठीक है, सस्वर पढ़ना, मतलब ज़्यादातर बाँचना प्रयोग किया जाता है पत्र को पढ़ने के लिए। ठीक है, या किसी चीज़ को पढ़ना हो तो उसको बाँचना कहते हैं। ठीक है, अगला है आंकना। ठीक है, आंकना का अर्थ होता है आकलन करना, अनुमान करना। ठीक है, आंकना। पांख, पांख का अर्थ होता है पंख या पर। ठीक है, सौरभ, सौरभ माने होता है सुगंध या सुबास, मतलब खुशबू, सुगंध, सुबास, सौरभ। ठीक है, कविता हमारी है पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर तिरता है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ठीक है, अब आते हैं हम इसका संदर्भ प्रसंग भावार्थ देखते हैं। संदर्भ आपको मालूम है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ का नाम क्या है, भगवान के डाकिए नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, भावार्थ में लिखेंगे इस कविता में कवि ने पक्षियों बादलों आदि को भगवान के डाकिए के रूप में वर्णित किया है। ठीक है, भावार्थ देखने के लिए हम आते हैं बुक में। ठीक है, आ जाइए बुक में। आ जाते हैं हम। 2 ही बड़ी छोटी कविता है, एक पैराग्राफ, ये दूसरा है, इतने में ही है। रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा है ये रचित। देखते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। कवि यहाँ कहना चाहता है कि पक्षी और बादल ये क्या करते हैं, ये हमारे यहाँ तक भगवान के डाकिए के रूप में संदेश को पहुँचाने का काम करते हैं। ठीक है, कह सकते हैं कि कवि कहता है कि पक्षी और बादल भगवान के संदेश को हम तक पहुंचाने वाले डाकिए हैं। ठीक है, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम साधारण लोग तो उनकी लाई हुई चिट्ठियों को समझ ही नहीं पाते। ठीक है, हम तो समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, एक महादेश से, पहले पूरा पैराग्राफ देख लेते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। ठीक है, यहाँ पर कवि ने इन लोगों को क्या कहा है, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ को डाकिया कहा है। पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए कहा है और उनकी लाई हुई चिट्ठियों को पढ़ने की क्षमता किसको बताया है, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ को। ठीक है, इस प्रकार से हम इसके भावार्थ के रूप में कह सकते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के संदेश को हम तक पहुंचाने वाले डाकिए हैं। हम कैसे लोग हैं, हम साधारण लोग हैं, तो हम उनकी लाई चिट्ठियों को समझ नहीं पाते हैं, पर उन्हें कौन समझ पाता है, कौन पढ़ पाता है, उन्हें पौधे पानी और पहाड़ भली प्रकार पढ़ लेते हैं। कवि कहते हैं कि आकाश में उड़ते हुए पक्षी और बादल भगवान का संदेश लेकर आए हुए उनके डाकिए हैं जो एक देश से दूसरे देश को उड़ते रहते हैं।
इन डाकियों का संदेश हम समझ नहीं पाते, किंतु जिनके लिए ये संदेश भेजा गया है वे इन्हें समझ जाते हैं। भगवान बादलों द्वारा जो संदेश भेजते हैं उन्हें पेड़, पौधे, पहाड़, जल आदि अच्छी तरह पढ़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये उनके लिए ही होता है। ठीक है, पक्षी और बादल डाकिए बन के ले आते हैं किसके लिए? पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ के लिए, इसलिए वे उन्हें अच्छी तरह भली भांति समझते हैं। आगे देखते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इस पैराग्राफ में, इस अनुच्छेद में कवि ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। उन्होंने बताया कि पूरी जो ये पूरा विश्व है वह एक है, उसको एक बताया है। ठीक है, देखिए क्या कहते हैं। कहते हैं हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कवि कहते हैं कि हम मनुष्य देश की उसकी सीमाओं से जानते हैं, किंतु प्रकृति के लिए सीमा कोई मायने नहीं रखती। वह प्रकृति सीमा नहीं जानती। प्रकृति सीमाओं में बंध कर नहीं रह सकती। वह अपना वरदान सब में देती है। ठीक है, मतलब जो उसके गुण है वो सब में समान रूप से बांटती है। सुगंध किसी बंधन को नहीं मानते हुए एक देश से दूसरे देश तक उड़ती रहती है और वही महक पक्षियों के पंखों पर बैठकर इधर से उधर उड़ती रहती है और एक देश से उठी भाप दूसरे देश में वर्षा के रूप में, बरसात के रूप में बरसती है। इसे ही कवि ने कहा है कि एक जगह को जो खुशबू है, एक जगह की जो खुशबू है, जो पानी है, वह दूसरे देश में जाकर बरसता है और वह हमारा संदेश वहां तक पहुंचा देता है। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसका संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अगली क्लास जो मिलेगी उसमें हम इसका अभ्यास प्रश्न करेंगे। ठीक है, आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।